नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है मतलब क्लास 9 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल वो कवर कर रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरा वीडियो समझाना ही मेरा पर्पस रहेगा। एंड हर बार की तरह हम फिर से एक बार और फिर से रिपीट करके आपको एक चीज़ बता दें। अपना जो वीडियोस रहता है इसका पर्पस ये नहीं रहता कि आपको चैप्टर पढ़ाना है। मेरा मेनली पर्पस रहता है कि चैप्टर समझाना है कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना ज़रूरी है और क्या छोड़ना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ही मेरा पर्पस रहता है। तो चलिए सीधा वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही लिमिटेड टाइम में इन शॉर्ट पूरे अच्छे से समझाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अगर इस पेज में आते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ बेसिक बातें दिया गया, देखिए इसके अंदर। ओके, वो बेसिक बातें क्या क्या हैं तो आपको ये पढ़ना है कि हु इज़ द फादर ऑफ सेल, मतलब कौन है, रॉबर्ट हुक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहला सेल डिस्कवर किया था, बट वो सेल जो है वो डेड सेल था जो कि बार्क ऑफ द ट्री कॉर्क में से निकाला गया था। व्हाट इज़ कॉर्क? इट इज़ ए सब्सटेंस दैट इज़ फाउंड इन द बार्क ऑफ द ट्री। देन व्हाट इज़ बार्क ऑफ द ट्री, ये सब आपके इसमें लिखा गया है, ज़रा देख लीजिए। एंड इवन हम तो ये कहेंगे एक बार गूगल इमेजेस में जाके बस आप होता है बार्क ऑफ द ट्री टाइप कीजिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देख के सीखेंगे तो और बेटरली आपको समझ आएगा। ओके, एंड अभी हम उतना इम्प्रूव नहीं किए हैं जिसमें हम आपको स्लाइड्स चेंज करके दिखाते रहे, वरना हम भी ये कर सकते थे। आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, आपको गूगल में जाके सर्च करना पड़ेगा। ओके, आगे देखेंगे, हम खुद कर पाएंगे तो कर लेंगे। चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर सेल का कुछ बेसिक बातें, जैसे कि सेल होता क्या है। जैसे कि इट इज़ ए लैटिन वर्ड में इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं लिटिल रूम कहा जाता है, या टाइनी रूम जो भी कहिए, या स्मॉल कंपार्टमेंट भी कहा जाता है। देन उसके बाद आपको कुछ चीज़ें पढ़ना है। व्हाट आर लिविंग सेल्स मेड अप ऑफ। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है बेसिकली बनता है सेल से, बट व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, तो ये आपको कहाँ पढ़ना है ज़रा देखिएगा। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ आपको आगे पढ़ना है, देखिए यहाँ पर पढ़ना है। अभी हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि सेल कैसे बनता है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इंसान या लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। तो इसका आंसर रहेगा सेल से बनता है। सेल क्या है? तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको जो अच्छा लगे, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो अलग अलग डेफिनेशन है, आपको जो अच्छा लगे आप वो डेफिनेशन रट लीजिए या याद कर लीजिए। ओके, देन आपको कुछ माइक्रोस्कोप के बारे में यहाँ पढ़ना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत ही स्मॉल होती है, आप अपने नेकेड आई से नहीं देख पाओगे, नंगी आंखों से, खुली आंखों से भी नहीं देख पाओगे, तो वहाँ पर काम आता है माइक्रोस्कोप का। बेसिकली होता क्या है, आप ग्लास स्लाइड लेते हो, ग्लास स्लाइड में अगर आप कोई प्लांट सेल के बारे में देखना चाहते हो तो सैफरिन नाम का केमिकल होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, हम लोग मोस्ट कॉमन बता रहे हो कि सैफरिन नाम का केमिकल यूज़ करके आप प्लांट सेल को देख सकते हैं। एंड अगर एनिमल सेल देखना चाहते हो तो मिथिलीन ऑरेंज या मिथिलीन कहा जाता है, ये मिथिलीन ब्लू, ये इस तरह का केमिकल यूज़ करके आप देख सकते हो। ये चीज़ इसमें पढ़ना भी है, आगे सब दिखाएंगे आपको। तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला चीज़। इसमें आपको पढ़ना है कुछ नई बात है, जैसे कि न्यूक्लियस वर्ड किसने दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। सेल थियरी किसने दिया, तो स्क्लेडन एंड स्ट्रचमैन ने दिया। देन सेल थियरी को एक्सपैंड किसने किया, रॉबर्ट विर्चो ने। एक्सपैंड में उन्होंने लिखा क्या, मतलब उन्होंने कहा क्या था, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम ए प्री एक्सिस्टिंग वन, देन ऑल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो आपको ये सेल थियरी पढ़ के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद और भी साइंटिस्ट के नेम दिए, जैसे कि पुरकिंजे नाम का एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया इन्होंने, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम का एक टर्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट होता है, और जो साइटोप्लाज्म में इलाका होता है, दोनों को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो इस तरह कुछ बेसिक बातें हैं इसके अंदर जो आप पढ़ सकते हैं। एंड एक और नाम कौन था, ल्यूवेनह्यूक। ओके, ल्यूवेनह्यूक कौन है, आपकी बुक में बोला गया कि वो पहले शख्स है जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर से, जो कि बेसिकली बैक्टीरिया सेल है, लेकिन उनको फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहलाता है, या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहलाते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल, एंड बायोलॉजी तो पता ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी को कहते हैं। तो ल्यूवेनह्यूक को आप फादर ऑफ बायोलॉजी कहिए, सॉरी फादर ऑफ बैक्टीरिया कहिए, फादर ऑफ या डिस्कवरर ऑफ बैक्टीरिया कहिए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहिए, या तो द पर्सन हु फर्स्टली डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल कहिए। तो ये सारा क्रेडिट उनको दिया जाता है। देन इसके बाद आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है, मेन चीज़ें अगर आप पूछोगे तो ये रहा आपका मेन चीज़। नेक्स्ट ये रहा आपको पढ़ना, क्या पढ़ना है,
कि सिंगल सेल और मल्टी सेल में डिफरेंस क्या होता है, मतलब यूनिसेलुलर और एंड मल्टी सेलुलर में डिफरेंस क्या होता है। इसे यूनिसेलुलर को आप प्रोकैरियोटिक कहते हो और मल्टी सेलुलर को आप यूकैरियोटिक कहते हो। तो ये यहाँ से पढ़ सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया जैसे क्लाइमेडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, तो ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर इसमें आते थे जो बातें आगे आपको इम्पॉर्टेंट है, ये रहा कुछ ह्यूमन सेल्स आप पढ़ के जाइएगा कि सेल्स को नेम सम ह्यूमन सेल फाउंड इन द बॉडी, जो भी है तो आप ये पढ़ के जाना है। चलिए कुछ फैक्चुअल बातें हम आपसे पूछते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बिगेस्ट सेल कौन सा, अगर आपसे कोई पूछ दे तो वो ओवम सेल होता है फीमेल बॉडी में। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कोई अगर आपसे पूछ दे, स्मॉलेस्ट सेल, तो आपका आंसर रहेगा वो स्पर्म सेल। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख ही पा रही है फोटो में सब दिया गया, स्पर्म सेल, ओवम सेल। ओके, एंड ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो वो आपका न्यूरॉन्स है, जो कि ब्रेन में पाया जाता है, जिनको आप नर्व सेल्स भी कहते हो। इनका जो लॉन्ग कितने लॉन्ग है, तो 100 सेंटीमीटर रहते हैं। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर के आसपास। और इस तरह के एक न्यूरॉन नहीं, आपके ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स पाया जाता है। ओके, एंड पूरी बॉडी में देखा जाए तो 7.5 ट्रिलियन के आसपास सेल पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच का एग जो है इसको कहा जाता है। एंड दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो उनका नाम है माइकोप्लाज्मा, या तो इसको हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, या तो जोकर प्लांट भी कहा जाता है। इंटरेस्टेड हो तो आप इसको सर्च करके ढूंढ सकते हो इनको जोकर प्लांट क्यों कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ जैसे ही आइएगा, यहाँ पर आपको बहुत कुछ बेसिक बातें पढ़ना है, जैसे कि सेल ऑर्गेनेले क्या होता है, देन साइटोप्लाज्मा क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। सेल क्या क्या चीज़ से बनता है, तो मेनली 3 फीचर्स होता है या 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। तो ये 3 चीज़ें पढ़ लीजिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर फिर आपका क्रोमोसोम्स होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, उसके अंदर एक सेगमेंटेड जो होता है उसको हम कहते हैं जीन कहते हैं। देन इस जीन के अंदर और भी होते हैं जैसे कि न्यूट्रॉन, ड्रैकॉन, तो बहुत कुछ चीज़ें होता है। इतना कुछ चीज़ें जो अभी हम दिखाएंगे, आप देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, जिसको आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल कहते हैं। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये सब पढ़ना है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है वो आपको दिया गया है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही आपको 2 वर्ड्स पढ़ना होता है, जैसे कोई चीज़ अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर सेल के अंदर आना चाहता हो या सेल से बाहर जाना चाहता हो, तो इसका प्रोसेस को कौन हैंडल करता है, तो 2 नाम पढ़ना होता है। वन इज़ कॉल्ड द डिफ्यूशन एंड वन इज़ कॉल्ड द ओस्मोसिस। थोड़े ही नीचे होगा, देख लीजिएगा, यहीं पर लिखा होगा कहीं पर, ये रहा। एंड दिस इज द सेलेक्टिवली परमेबल इज कॉल्ड ओस्मोसिस। नेक्स्ट पेज में है तो देख लेंगे ना, ये तो देख ही लीजिए पहले। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओस्मोसिस। तो इससे पहले चलिए देखते हैं कि डिफ्यूशन और ओस्मोसिस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए बेसिकली सिमिलैरिटी ये होता है, चाहे डिफ्यूशन हो या चाहे ओस्मोसिस हो, जो दोनों में हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, कुछ चीज़ों का। लेकिन कौन सी चीज़ों का, तो आंसर अगर आप डिफ्यूशन होता है। ओके, इस डिफ्यूशन में आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। गैसेस में कौन कौन आता है, तो CO2 एंड O2 होता है। ओके, तो अगर ऑक्सीजन एंड CO2 का अगर एक्सचेंज हो रहा है इन एंड आउट ऑफ सेल, तो उनको परमिट एंड अलाउ, जो भी कहते हैं, परमिट कहो, अलाउ कहो या प्रोहिबिट कहो, मतलब प्रोहिबिट रोकना होता है, इनहिबिट भी रोकना होता है, या प्रिवेंट भी रोकना होता है। तो ये सब कौन करता है, सिंपल 2 वर्ड याद रखिएगा, परमिट मतलब आना और प्रिवेंट मतलब रोकना। तो ये करता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये उसमें भी कौन करता कौन है, तो उसका नाम रहेगा डिफ्यूशन। लेकिन अगर यही चीज़ वाटर मूवमेंट अगर कौन करता है, अगर आपसे पूछ दे, तो आंसर रहेगा आपका वो कौन, तो ओस्मोसिस करेगा। बट और एक और डिफरेंस पूछिएगा तो डिफ्यूशन जो होता है उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ें की ज़रूरत नहीं होता, बस हायर टू लोअर होता है। जबकि आपका ये जो होता है कौन, ओस्मोसिस, इसमें बीच में एक SPM होता है। SPM का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं, और यहाँ पर ये लाइन भी पढ़ लीजिएगा, वाटर ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूशन, मतलब ये भी समझ लीजिए कि डिफ्यूशन का एक स्पेशल केस है आपका ओस्मोसिस। ओके, तो ये भी हो गया। एंड देखिए 3 तरह के सॉल्यूशंस होता है बेसिकली, 3 तरह के, मतलब अगर मान लीजिए एक हम आपको कोई सॉल्यूशन दे दे और पूछ दे ये इसमें होगा क्या, इसमें सेल जो है श्रिंक हो जाएगा कि स्वेल हो जाएगा कि कोई चेंज नहीं रहेगा, मतलब इससे एक सवाल पूछा गया, आप यहीं पर पढ़ लीजिए ना, यहाँ लिखा हुआ देखिए, दिखा दे आपको। आपका सवाल ये रहा, व्हाट विल हैपन इफ यू पुट एन एनिमल सेल और ए प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, तो क्या होगा। तो 3 चीज़ें होता है, या तो हाइपो होगा, या तो हाइपर होगा, या तो आइसो होगा, 3 चीज़ें होता है।
तो चलिए इन तीनों चीज़ को एक-एक करके जल्दी समझते हैं। देखो हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो अगर सेल के अंदर पानी कम होगा, ज़रा सोचिएगा हाइपो मतलब कम, तो अगर सेल के अंदर पानी कम होगा तो अंदर से कहाँ की ओर जाएगा? बाहर की ओर जाएगा। तो अगर अंदर से बाहर जाए मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया ना, मतलब क्या उल्टा बोले? हाइपो मतलब कम होता है, तो सेल के अंदर पानी कम है और आपने क्या पढ़ा डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस में होता है क्या? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जब सेल के सराउंडिंग में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो वाटर मूवमेंट एक्सटर्नल टू इंटरनल होगा, मतलब फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द सेल होगा एंड इसी प्रोसेस को कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब बताओ सेल पानी पीते पीते क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द स्वेल अप, वो फूल जाएगा। लेकिन आइसो में क्या होता है? ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है, तो ये होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। एंड हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा, सुनोगे हाइपरटेंशन, ज़्यादा गुस्सा जो भी है, तो हाइपर में ज़्यादा होता है सेल के अंदर वाटर। तो जब सेल के अंदर वाटर ज़्यादा होगा तो अंदर से बाहर की ओर जाएगा, तो जब अंदर से बाहर की ओर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? पतला या सूखा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे श्रिंक कर जाना। ओके, तो अगर श्रिंक कर रहा है तो हाइपर, अगर स्वेलअप कर रहा है तो हाइपो एंड नो चेंज हो तो वो आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। तो आई होप आपने ये 3 सोल्यूशन यहाँ पर पढ़ लिया या देख लिया या समझ लिए, जो हम कहना चाहते हैं बार बार, ये हो गया। इसके बाद अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए ये लाइन भी हम आपको पढ़ा दी है, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। एंड इस साइड में अगर आप आते हैं तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगेन देखते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया, एप्रिकॉट, रेजिन सबका चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, आपको अगर अच्छा लगे तो आप पढ़ लीजिए। देन ये इंपॉर्टेंट था। ओके, देखिए इस बार का इवन बिहार बीपीएससी में ये सवाल पूछ दिया गया था कि जो वाटर मूवमेंट होता है प्लांट बाय थ्रू रूट्स, ये कौन करवाता है? तो आंसर था ऑस्मोसिस, मतलब जो भी है। तो इस तरह की चीज़ें भी पूछ दिया जाता है। और ये भी लाइन पढ़ लीजिए एक मिनट, ये भी तो हम आपको बता दिए कौन सा लाइन, कि अगर डिफ्यूजन हो तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा एंड वाटर भी करता है, बट मेनली मेजॉरिटी जो भी कहो वाटर मूवमेंट आपका ऑस्मोसिस करेगा एंड गैसेस मूवमेंट आपका डिफ्यूजन करेगा। और नीचे अगर आप आते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेसिकली आप इसका स्ट्रक्चर केवल एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख पाओगे। मेनली 2 तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसका जूमिंग कैपेसिटी और ज़्यादा होता है। ओके, एंड यहाँ पर एक टर्म दिया गया है एंडोसाइटोसिस। देखिए 2 होता है, एंडो एंड एक्सो। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। मतलब अमीबा नाम का जो ऑर्गेनिज्म है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, अगर ये खाना खा रहा है, अगर खाने को एनगल्फ कर रहा है, अंदर की ओर ले रहा है, तो इसको आप लोग कहोगे एंडोसाइटोसिस। लेकिन अगर खाने को वो बाहर निकाल रहा है, मतलब जब उसका वेस्ट मटेरियल जब बाहर निकालेगा तो उसका कहोगे एक्सोसाइटोसिस। तो एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस। इसी तरह ओस्मोसिस भी 2 प्रकार के होते हैं। जब सेल वाटर को गेन करेगा तो वो होता है एंडो ओस्मोसिस, लेकिन जब सेल अगर वाटर को लूज़ करेगा तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सो ओस्मोसिस। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही है, आ रहा है, जो भी कहिए। देन उसके बाद आपको दिखाओ भगा रहे हो कि अब आगे नहीं पढ़ा रहे, बस समझा रहे। ये तो थोड़ा पढ़ाना टाइप हो गया। ओके, इसलिए वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए रोकते हैं। सेल वॉल के बारे में आपको पढ़ना है कि सेल वॉल कैसे प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। मतलब प्लांट सेल, एनिमल सेल में आपको डिफरेंसेस पढ़ना है। वैक्यूल्स किस में लार्जर रहता है, किस में स्मॉलर रहता है, किस में प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, किस में नहीं है, किस में क्या है, किस में क्या नहीं है, तो ये पढ़ लीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ भी एक टर्म पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ करते हैं, जो कि मतलब बताते हैं, जो आपको यूज़फुल लगेगा और आपको एक डाउट क्लियर सेक्शन भी ये रहेगा। तो चीज़ ये है, क्या आप बता सकते हैं क्या प्लाज्मोलाइसिस और हाइपरटेंशन में डिफरेंस क्या होता है? जबकि याद कीजिएगा हाइपरटेंशन में भी वाटर लॉस होता है एंड प्लाज्मोलाइसिस में भी वाटर लॉस होता है, तो डिफरेंस क्या है? तो इसका आंसर हम देंगे और एक सवाल हम आपसे पूछेंगे। ओके, तो बस इतना समझ लीजिए, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मूवमेंट होता है एंड उस सॉल्यूशन को कहते हैं, उस सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, जिसमें सेल जो होता है श्रिंक हो जाता है, ये वो वगैरह वगैरह। उसी तरह याद कीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन का नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, लेकिन उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो यही था आपका सवाल। अगर मन करे तो ज़रा ढूंढिएगा एंड आई बिलीव कि जल्दी तो आपको ये गूगल में भी नहीं मिल पाएगा, ढूंढते रह जाइएगा, और ना मिले तो प्लीज़ वापस आइएगा और कमेंट सेक्शन में
कमेंट कीजिएगा, हम बाद में आपका आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ओके, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर और कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। सेल वॉल के बारे में दिया गया है, देन न्यूक्लियस के बारे में आपको पढ़ना है। न्यूक्लियस के बारे में देखिए जो दिखा गया है, न्यूक्लियस का शेप ये होता है, न्यूक्लियस ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। इट इज़ द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, बहुत कुछ बोला जाता है, मतलब ब्रेन ऑफ सेल जो भी कहिए। उसके बाद डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म पढ़ के जाइएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन नॉट ओनली डीएनए, आरएनए प्रेजेंस भी होता है। क्रोमैटिन मटेरियल्स क्या होता है आपको ये सब जानना है। एंड आफ्टर दैट और नीचे अगर आते हैं यहाँ पर, तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड, आपको ये पढ़ना है। देन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है। देन स्टडी ऑफ सेल क्या होता है ये भी ज़रा जान लीजिएगा। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, चलिए हमें बता देते हैं। स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, एक वर्ड है कैरियन, कैरियोलॉजी कहा जाता है, कैरियोलॉजी। ओके, तो इस तरह की चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बातें साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है। बेसिकली एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनले पाए जाता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा देयर आर बेसिकली 5-6 सेल ऑर्गेनला। हम कुछ नाम बताते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपके बुक में भी ये सब पढ़ना है। ओके, देखते चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन आपका लाइजोसोम्स, देन गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडीज़ जो भी कहते हो, फुल, देन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं कि इन सब के बारे में, इन सब में क्या क्या जानना है। चलिए एक एक करके देखते हैं ज़रा जल्दी से। अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपसे ये पूछेगा कि 2 टाइप्स कौन कौन से है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूछेगा RER का फंक्शन क्या है, SER का फंक्शन क्या है। तो सिंपली सुन लीजिए, RER का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स, या जो भी कहते हो ना राइबोसोम्स, ये करता है। जबकि आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपका फैट एंड लिपिड सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहिए या प्रोडक्शन कहिए। ओके, तो कौन करता है फैट एंड लिपिड का प्रोडक्शन, एंड कौन करता है आपका प्रोटीन का प्रोडक्शन, आपको ये पढ़ के जाना है। इसके अंदर सब लिखा हुआ देख लीजिए, हाँ ना। उसके बाद ये गोल्गी अपैरेटस, इसका काम पैकेजिंग, स्टोरिंग, वोरिंग, क्या क्या बहुत सारे लिखा गया, आप देख लीजिए। क्या दिखा देते अगर लिखा हो कहीं, तो ये रहा लिखा हुआ है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, तो ये सब काम करता है इसका। एंड ये जो है गोल्गी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। एंड लाइजोसोम्स के बारे में देखिएगा तो इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। आई होप आपके टीचर ने पढ़ाया होगा या पढ़े होंगे, नहीं तो अगेन पूछिएगा, तो हम तो यहाँ है ही, वरना गूगल तो है ही आपका, जो भी है ये बहुत सारे चैनल भी है, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए। देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इससे पहले ये देख लीजिए जो हम सवाल पूछे यहाँ लिखा हुआ है। देन माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका रीज़न भी आप जान सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ दिया जाता है। ओके, प्लास्टिड की बात किया जाए, प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। बेसिकली यहाँ तो 2 लिखा है, हम 3 बोल रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ओके, तो ये रहा क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, एंड एक होता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये तीनों के बारे में आपको जानना है। एक फूड स्टोरिंग का काम करता है कौन, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलरिंग का काम करता है, जैसे कि कुछ सोचिए ना, टमाटर हो या मिर्ची हो या अलग अलग चीज़ों का रंग चेंज होता है, तो रीज़न वो है। चलिए रंग से एक सवाल मन में याद आया, लाइम और लेमन में डिफरेंस क्या है ज़रा बताइएगा। चलिए ये भी हमें बता देते हैं। लाइम, जब नींबू कच्चा रहता है, हरा रहता है, उसको लाइम कहते हैं। लेकिन यही नींबू जब पक जाए और पीला हो जाए, येलोइश हो जाए, तो इसको आप लोग लेमन कहते हो। अब आप बताइएगा आपको लाइम जूस पीना पसंद है या लेमन जूस पीना ज़्यादा पसंद है। तो चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं देन क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या है बेसिकली लीव्स में पाया जाता है, इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि क्या करता है, स्टोरिंग ऑफ फूड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, बहुत कुछ करता है ना, या कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट। क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें हम जो जानबूझ के छोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्रोमा लिखा हुआ है, ग्राना होता है, स्ट्रोमा होता है, फिर क्रिस्टाई होता है, मैट्रिक्स होता है। तो ये कुछ चीज़ें हम छोड़ रहे हैं, उतना डीप में भी जा नहीं रहे। ओके, देन वैक्यूल्स के बारे में आपको पढ़ना है कि वैक्यूल्स क्या होता है, क्यों लार्जर होता है प्लांट्स में और क्यों स्मॉलर होता है एनिमल्स में, आपको ये रीज़न पढ़ना होता है। देन उसके बाद यहाँ अगर आते हैं सबसे एंडिंग टॉपिक, आई गेस नए वाले एनसीईआरटी में ये है भी नहीं, इसको हटा दिया गया है। वो टॉपिक है आपका सेल डिवीजन। व्हाट इज सेल डिवीजन, यहाँ पढ़ लीजिए। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ये भी 2 तरह के होते हैं, माइटोसिस एंड मायोसिस। ये चैप्टर से कैंसल्ड है, इसलिए क्यों बताना छोड़ देते हैं। मन है तो फिर आप जान सकते हो माइटोसिस और मायोसिस में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो आई होप
थोड़ा लेंथी तो था, मतलब उतना भी नहीं कि आधा घंटा चला जाए, है ना। 10-15 मिनट का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वही जो सब कहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब देख ही पा रहे हैं। बीइंग ए न्यू यूट्यूबर, बीइंग ए बिगिनर, है ना, जो भी कहिए, तो सब्सक्राइबर की ज़रूरत हमें भी है एंड वॉच टाइम की भी ज़रूरत है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सपोर्ट बनाए रखिए। एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो, इस तरह के और भी कोई चैप्टर अगर आप चाहते हो, एसएसटी के कोई भी चैप्टर, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इवन मैथ्स, उसका भी हम वीडियोस बना के डाले हुए हैं। आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा अपना। 16 प्लेलिस्ट है, उसमें से क्लास 9 का प्लेलिस्ट विजिट करके जो आपको देखना हो, जो पढ़ना हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप देखिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।